आपका एक बार फिर से नर्सिंग एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जो क्लास है वो है जीएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और ये जो हमारी सब्जेक्ट है वो है सीएसएन यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो आज में इसमें हम प्रश्न संख्या 5 हल करने वाले हैं। तो 5 प्रश्न संख्या है उसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, सिद्धांत, इस हेतु प्रयुक्त विधियाँ लिखिए। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ने वाले। परिभाषा देखिए सबसे पहले आप, मैं यहाँ पे परिभाषा एक बार देख लेते हैं आप। परिभाषा है हमारी, स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने एवं स्वस्थ व्यवहार को बनाए रखने हेतु अभिप्रेरित, सूचित एवं सहायता की जाती है तथा इसके माध्यम में जनता की अस्वास्थ्यकर आदतों, मनोवृत्ति, व्यवहार में बदलाव लाया जाता है। अब इसके उद्देश्य देखते हैं हम एक बार। लोगों को सर्वे के प्रयासों, कार्यकलापों से स्वास्थ्य स्तर बनाए रखने में मदद करना, लोगों में सर्वे के स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही, जिम्मेदारी की भावना का विकास करना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान कर एटीट्यूड में बदलाव लाना, रोगजनक व्यवहार में परिवर्तित करना, समुदाय एवं वातावरणीय स्वच्छता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत देखिए एक बार यहाँ पर। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत, स्वास्थ्य शिक्षण का विषय लोगों की रुचि का होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षण में एक्टिव लर्निंग के सिद्धांत की पालना की जानी चाहिए। पहले साधारण रोगी तथा इसके पश्चात विशिष्ट रोगों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा है तो स्थानीय भाषा, सबके समझ आने वाली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक ही बात को अलग अलग माध्यम से दोबारा समझाए ताकि वह स्थायी रूप से याद हो जाए। स्वास्थ्य शिक्षा में समुदाय की भागीदारी तथा समुदाय के नेतृत्व को भी सम्मिलित करें। अब यहाँ पर हमारा स्वास्थ्य शिक्षा में प्रयुक्त विधि, लेक्चर के माध्यम से, समूह चर्चा, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले द्वारा, सेमिनार द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन विधि, मीडिया द्वारा, टीवी और रेडियो दोनों। अब आगे देखिए। अब हमारा है प्रश्न संख्या 6, कम्युनिटी आकलन के बारे में संक्षिप्त में बताइए। ये है हमारा प्रश्न संख्या 6, कम्युनिटी आकलन। तो कम्युनिटी आकलन के बारे में, कम्युनिटी असेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, कम्युनिटी आकलन हिंदी में। यहाँ पर कम्युनिटी प्रोसेस का प्रथम चरण है जिसमें संगठित तथा सिस्टेमिक तरीके से व्यक्ति, परिवार, समुदाय के स्वास्थ्य संबंधित डाटा, स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता संबंधी जानकारी एकत्रित की जाती है। अब है कम्युनिटी असेसमेंट का उद्देश्य। अब यहाँ पर हम कम्युनिटी असेसमेंट का उद्देश्य एक बार देख लेते हैं। समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना, समुदाय की वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं तथा पोर्टिनेटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में ज्ञात करना, समुदाय की स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी हेल्थ प्लानर तथा पॉलिसी मेकर तक पहुंचाना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कम्युनिटी असेसमेंट की। तो यहाँ पर कम्युनिटी असेसमेंट के दौरान प्राप्त की जाने वाली जानकारी, तो यहाँ पर देख लेते हैं आपको प्राप्त की जाने वाली जानकारी। भौगोलिक जानकारी है यहाँ पर सबसे पहले जगह का नाम, जिस जगह रह रहे हो, भौतिक संरचना एवं सीमाएं, प्रमुख सड़कें, गलियाँ, इमारतें, मौसमी बदलाव। ये हमारा टॉपिक मेन था। अब देखिए आगे। अब है हमारा यहाँ पर मैप तैयार करना। यहाँ पर हमारा है मैप तैयार करना, जनसांख्यिकी सूचनाएं, यहाँ पर आयु, लिंग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आय, परिवार की संख्या, प्रकार, न्यूक्लियर जॉइंट, जन्म दर, मृत्यु दर, आईएमआर, उच्च जोखिम समूह, इन्फेक्ट, टोडलर, गर्भवती स्त्रियाँ, स्तनपान करा रही स्त्रियाँ। अब देखिए आगे। यहाँ पर वातावरणीय जानकारी के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। वातावरणीय जानकारी में हमारे यहाँ पर भौतिक कारक है, घर, संख्या, प्रकार, खुला स्थान, पानी साफ, अस्वच्छ स्रोत, साफ सफाई, कचरे का निपटान। सामाजिक कारक, सामाजिक संस्था, स्कूल, मंदिर, कॉलेज, नेतृत्व, एमएलए, एमपी। आगे देखिए। यहाँ पर अब हम बात है संप्रेषण के साधन। संप्रेषण के साधन यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी, रेडियो, मोबाइल, मीटिंग का स्थान। अब संसाधन देखिए, आर्थिक, व्यवसाय, आय, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल, मानव संसाधन, डॉक्टर, नर्सेज, इंजीनियर, वकील आदि। ये हो गया अब हमारा। अब आगे देखिए। अब यहाँ पर एक ऑफिशियली प्रश्न आया है संख्या 7, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
यूनिसेफ के बारे में बताइए। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ ये अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो अलग अलग व्यक्तियों की मदद करती, अलग देश की मदद करती। अब तक इसमें 198 देश जुड़ चुके हैं यहाँ पर, और इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते। स्थापना इसकी देखिए, यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 में की गई। वह इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए अब आगे उद्देश्य व कार्य देखिए इसके एक बार। उद्देश्य व कार्य, अल्पविकसित व विकासशील देशों में स्थायी बाल स्वास्थ्य व कल्याण सेवाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में बच्चों को शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य संबंधित सहायता प्रदान करता है। यह रोग परियोजनाओं के लिए भी आपूर्ति उपलब्ध कराता है। यह शैक्षिक एवं स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में रोजगार हेतु लोगों को प्रशिक्षित करता है। यूनिसेफ विश्व में टीकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वह WHO के साथ मिलकर कार्य करता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है WHO। ये इसका अर्थ आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए आगे, वर्ष 1989 में बाल अधिकारों की घोषणा की है जो सभी सदस्य देशों में लागू है। यह बच्चों की सुरक्षा व विकास की दिशा में कार्य करने के लिए राष्ट्रों को प्रतिबद्ध करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। ORS रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, स्तनपान को प्रोत्साहन, ग्रोथ चार्टर, मॉनिटरिंग रणनीतियों का प्रयोग कर बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा, विश्व में बच्चों की स्थिति पर एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित करना। अब इसकी वित्तीय व्यवस्था में आप देखिए, यूनिसेफ पूरी तरह स्वैच्छिक योगदानों पर निर्भर है। इसका 3 से 4 भाग आय विभिन्न सरकारी विभागों से आती है। वहीं शेष कोष एकत्रीकरण अभियानों, संगठनों और वित्तीय व्यक्तियों द्वारा दान से प्राप्त किया जाता है। ये इसका मेन है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 8 हमारा है, खाद्य संरक्षण के बारे में लिखना है। खाद्य संरक्षण के बारे में लघु नोट लिखिए। तो ये खाद्य संरक्षण वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। परिभाषा देखिए इसकी एक बार। खाद्य संरक्षण एक विज्ञान है जिसमें अलग अलग विधियों व तकनीकों का प्रयोग करके भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है। खाद्य संरक्षण द्वारा भोजन को 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह या पूरा माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन संरक्षण के सिद्धांत देखिए, जहाँ तक संभव हो सूक्ष्म जीवों को भोजन में प्रवेश करने से बचाएं। भोजन में नमक, सिरका, तेल इत्यादि के प्रयोग से भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है। भोजन की नमी हटाकर इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सब्जियां, फलों, दूध, अनाज, दालों को सुखाकर रखना। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारकर व एंजाइम को खत्म कर भोजन को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके 2 तरीके, उबालना, पाचरीकरण करना। भोजन को रेफ्रिजरेशन करना, 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व एंजाइम प्रक्रिया को रोका जा सकता है। भोजन संरक्षण के लाभ, भोजन की लंबी अवधि तक उपलब्धता, सुरक्षित भोजन को अन्य मौसम में भी प्रयोग किया जा सकता है। भोजन में विविधता संभव, अचार, पापड़, चटनी, शरबत, मुरब्बा आदि। प्राकृतिक विपदा के समय प्रयोग संभव। भोजन के सुरक्षित लाने ले जाने में आसानी, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आदि। आहार संरक्षण की विधियाँ एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आहार संरक्षण की विधियाँ देखिए एक बार। अधिकतम ताप पर, कम ताप पर, पाचरीकरण, उबालना, डिब्बाबंद, रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग और सुखाकर। पाचरीकरण वाली पढ़ते हैं हम एक बार। पाचरीकरण में देखिए क्या होता है, सभी खाद्य पदार्थों में दूध सबसे जल्दी खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है। दूध सबसे जल्दी खराब हो जाता है आपके घरों में। दूध का पाचरीकरण करने में इसमें मौजूद सूक्ष्म जीव, पैथोजन नष्ट हो जाते हैं। इस हेतु 2 विधियाँ हैं। यहाँ पर 2 विधियाँ, एक है 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करना। एक है 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 15 सेकंड तक ही गर्म करना। आगे देखिए, उबालने की प्रक्रिया से तरल में उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे पानी को 5 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालना। उबालने से जीवाणु के स्पोर व टॉक्सिन्स नष्ट नहीं होते। अब यहाँ पर कैनिंग, अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ को पहले ब्लेंच किया जाता है व किसी माध्यम में जैसे नमकीन, सिरप या अम्लीय माध्यम में रखा जाता है। यह माध्यम जीवाणुओं को भोजन में प्रवेश करने से रोकते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य संरक्षण करते
समय यह आवश्यक है कि प्रयुक्त डिब्बा पूर्णतः स्टील हो। सॉस व फ्रूट जूस जैसे खाद्य पदार्थ को जिन बोतलों में संरक्षित किया जाना है उन्हें प्रयोग में लेने से पूर्व तक उबलते पानी में रखा जाता है। रेफ्रिजरेशन जल्दी सड़ने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, पनीर, सब्जियों, फल इत्यादि को रेफ्रिजरेटर में रख कर कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज से भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फ्रीजिंग देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर भोजन को फ्रीज कर खाद्य पदार्थ में जीवाणु व एंजाइम को निष्क्रिय अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे ही भोजन को फ्रीजर से बाहर लाया जाता है पुनः एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। अंत एक बार फ्रीजर से बाहर लेने पर व तापमान सामान्य होने पर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए व पुनः फ्रीजर में नहीं रखा जाना चाहिए। डिहाइड्रेशन द्वारा खाद्य संरक्षण, ये एक महत्वपूर्ण है जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन खाद्य पदार्थों की पौष्टिक गुणवत्ता को कम किए बिना भोजन की नमी को खत्म करना डिहाइड्रेशन कहलाता है। इस विधि में खाद्य पदार्थ जैसे कटी सब्जी, मछली, फल इत्यादि को धूप में सुखाया जाता है जिससे खाद्य पदार्थ में से नमी सूख जाती है व जीवाणु व फंगस की वृद्धि रुक जाती है। इस विधि द्वारा कच्चे आम, अमसूर, किशमिश, आंवला, हरे पत्ते, मसालों, कच्ची दालों को सुरक्षित किया जाता है। कभी कभी कुछ खाद्य पदार्थों को पकाकर सुखाया जाता है जैसे पापड़ है, करेला है आदि। फ्रीजिंग ड्राइंग विधि में भोजन को बिना वायु के व नाइट्रोजन की उपस्थिति में सुखाया जाता है। अब यहाँ पर हमारा एक है कम्युनिकेशन, संप्रेषण वाला, तो इसको हम पढ़ते हैं। संप्रेषण क्या है, इसकी प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन दीजिए। ये प्रश्न अक्सर आपको पूछा जाता है एग्जाम में। मैं मोस्ट है इसके, मैं मोस्ट लगा रहा हूँ एम। परिभाषा, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार तथा सूचनाओं का आदान प्रदान है। हम एक दूसरे से जो बात करते हैं वो कम्युनिकेशन में ही आता है। संप्रेषण में दो पक्ष होते हैं, एक संदेश भेजने वाला प्रेषक एवं अन्य संदेश पाने वाला रिसीवर। संप्रेषण की प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जब रिसीवर द्वारा संदेश प्राप्ति की स्वीकृति या प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। प्रकार यहाँ पर देखिए, संप्रेषण के प्रकार निम्न है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, शाब्दिक है यहाँ पर, गैर शाब्दिक है, लिखित है यहाँ पर, मौखिक है, तस्वीर ग्राफ के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, शारीरिक भावों के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन हो गए। देखिए लिखित और मौखिक। लिखित में हमारा पत्र आ जाता है, टेलीग्राम आ जाता है, मेमो आ जाता है, सर्क्यूलर आ जाता है, नोटिस आ जाता है और रिपोर्ट और रिकॉर्ड हो जाता है। मौखिक में भाषण हो जाता है, मीटिंग हो जाता है, टेलीफोन और रेडियो द्वारा। समझ गए। अब ऊपर देखिए एक बार। अब इसके अंदर एक और दिया हुआ, ये देखिए महत्वपूर्ण ये वाला है। यहाँ पर आप देखिए संप्रेषण माध्यम के अनुसार कम्युनिकेशन के निम्न प्रकार है। संप्रेषण के माध्यम कम्युनिकेशन, मुद्रण माध्यम, श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रवण दृश्य माध्यम। मुद्रण सिर्फ एक, श्रवण यानी कानों से सुनने वाला, दृश्य यानी आंखों से देखने वाला, श्रवण दृश्य आंख और कान दोनों से। ठीक है। अब आगे देखिए संप्रेषण की प्रक्रिया एक बार देख लीजिए। संप्रेषण की प्रक्रिया के 7 मुख्य घटक है जो संप्रेषण प्रक्रिया को सार्थक बनाते हैं। ये घटक है संप्रेषक। संप्रेषक आवश्यकता अनुसार संदेश की भाषा, माध्यम का चयन कर उपयुक्त माध्यम से उसे भेजता है। संदेश, मैसेज में भाव, विचार, सूचना सम्मिलित होती है। माध्यम, संदेश मैसेज को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने हैं तो अनुकूल माध्यम लिखित या मौखिक का चयन किया जाता है। संकेतीकरण, संप्रेषक अपने भाव, विचार, सूचना को संप्रेषित करने हैं तो भाषा, दृश्य, प्रतीक, बिंब, संगीत का प्रयोग करते हैं। इसे संकेतीकरण कहते हैं। संकेत वाचन, संदेश प्राप्तकर्ता अपनी भाषा, बोध की क्षमता, अनुभव, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर संदेश का भाव ग्रहण करता है। इसे डिकोडिंग कहते हैं। रिसीवर, प्रापक, संदेश का लक्ष्य तक पहुँच जाना संप्रेषण का 5वां घटक है। प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि, संदेश ग्रहण करने के उपरांत रिसीवर द्वारा दी गई प्रक्रिया या फीडबैक से यह स्पष्ट हो जाता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूर्ण हो गई है। यहाँ पर एक छाननी है, वो वाली आपको समझनी है, मैं समझा देता हूँ एक बार। संप्रेषण है, फिर संदेश है, माध्यम है, संकेतीकरण है, रिसीवर है, संकेत वाचक है, प्रतिपुष्टि है। ये पूरा फिर के यहीं वापस आ जाता है संप्रेषण के ऊपर। तो
मोस्ट क्लास फॉर वेलकम। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक में। थैंक यू।